ये मलाइका ने उसका पूरा किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो वर्ल्ड वॉर 1 जो था सबसे पहली बार, ठीक है, ये सबसे पहला ये है कि कब से कब तक हुआ है, ठीक है। ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। ये इसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। देखो, क्योंकि इसमें मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व थे, देयर वर मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व इन दिस वॉर, सो दैट इज व्हाई दिस इवेंट वाज कॉल्ड एज वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया था ग्रेट वॉर। क्या नाम दिया गया था? ग्रेट वॉर। या एक और नाम दिया गया था वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। देखो बहुत सिंपल है, इससे पहले यूरोप में बहुत सारा टजल प्रॉब्लम वाला चल रहा था, ठीक है। यूरोप में इससे पहले बहुत सारा टजल चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। तो ये लगा कि भाई ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूरोप में प्रॉब्लम्स जो चल रहा है या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम चल रहा है या दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो इस वॉर के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे आपस में लड़के रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, इसके बाद भी प्रॉब्लम चलती रही, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। बहुत बड़ी लड़ाई थी, ग्रेट वॉर था, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, बट इट डिड नॉट हैपन। पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट विल बी द लास्ट वॉर, बट वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड, ठीक है। सो राइट डाउन वर्ल्ड वॉर 1। The duration of this war was from the duration of this war was from 28th July 1914, 28th July 1914 to 11th November 1918। 28th जुलाई 1914 से लेकर 11th नवंबर 1918 तक ये वॉर हुआ, ठीक है। इट वॉज अ वेरी बिग वॉर, इट वॉज अ ग्रेट वॉर, ठीक है। राइट डाउन, दिस वॉज कॉल्ड एज अ ग्रेट वॉर, दिस वॉज कॉल्ड एज अ ग्रेट वॉर, और द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। This was called as a Great War or the War to End All Wars. बट एक्चुअली में क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट होते गए, बट एक्चुअली इट डिड नॉट हैपन। But actually it did not happen because Second World War happened after that. Because Second World War happened after that. ठीक है, हम इस वॉर को बहुत प्रिसाइसली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको बस अभी तो ये याद रखना है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 से ये शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 तक ये वॉर चलता है, ठीक है। एक ग्रेट वॉर था ये, बहुत बड़ी लड़ाई थी। ये माना जाता था कि वॉर टू एंड ऑल वॉर्स होगा, सारी प्रॉब्लम इसके साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट इट नॉट डिड नॉट हैपन। वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो हैपेंड आफ्टर दैट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, ठीक है। अब इस वॉर की बात करें, इस वॉर की बात करें, सो इस वॉर में कैजुअलिटीज कितनी थी, ठीक है। 17 मिलियन पीपल डाइड, ठीक है। इस वॉर में 17 मिलियन लोग मारे गए, ठीक है। उसमें से 17 मिलियन में से 11 मिलियन जो थे मिलिट्री कॉम्पैक्टेंट्स थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग थे मिलिट्री कॉम्पैक्टेंट्स। अराउंड 6 मिलियन
वर सिविलियंस, आम जनता थी 6 मिलियन। ठीक है, और 17 मिलियन में से तो आपने 11 मिलियन मिलिट्री कॉम्पैक्ट एंड 6 मिलियन सिविलियंस। ठीक है, 20 मिलियन लोग वुंडेड हुए थे, 20 मिलियन वुंडेड थे। ठीक है, और ये सबसे डेडलीस्ट बैटल था, डेडलीस्ट बैटल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इससे बुरा कोई बैटल नहीं था, मतलब 20 मिलियन लोग वुंडेड हुए थे, डेडलीस्ट बैटल था ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, राइट अप कैजुअलिटीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। Casualties of the World War. 17 million people died. 17 million people died. Out of that 11 million, out of that 11 million were military compactants. Out of that 11 million were military compactants. 6 million were civilians. 6 million were civilians. And 20 million were wounded. It is the most deadliest battle of human history. It is the most deadliest battle of human history. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम इसको टॉपिक को और सोफिस्टिकेट करने या कॉम्प्लिकेट करने से पहले वी स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल थिंग, वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन, इससे हमने चीजों को स्टार्ट किया। ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर वन में हम लोगों ने ये बात किया 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर हुआ। ये एक ग्रेट वॉर था। ठीक है, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। ठीक है, ये वॉर टू एंड ऑल वॉर्स था, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ठीक है, सबसे बड़ा तगड़ा लड़ाई था ये। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। 17 मिलियन डेड। ठीक है, 11 मिलियन इसमें से मिलिट्री था, आर्म फोर्सेस के लोग थे, 6 मिलियन सिविलियंस थे, 20 मिलियन वुंडेड हुए, एकदम वुंडेड हो गए 20 मिलियन। ठीक है, ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट बैटल था ह्यूमन हिस्ट्री में। इतना समझ में आ गया? क्लियर? हाँ या ना जवाब दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आप इस वर्ल्ड वॉर में देखो, ठीक है, अ, इस वर्ल्ड वॉर में देखो, दो ग्रुप्स में टीम्स बटी हुई थी। एक एलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स। ये था तो जो दो ग्रुप था जिसमें टीम बटा हुआ था, एलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? रशिया, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इधर एक स्टार बना लो, बाद में कहानी में ट्विस्ट लाएगा यूएसए, जापान। ये थे एलाइड पावर्स, रशिया, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, जापान। ये था एलाइड पावर्स के बड़े लोग। ठीक है, सेंट्रल पावर्स में था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर,
इन्होंने टीम बनाया था ऑटोमन एम्पायर के साथ, एंड जर्मनी के साथ, ठीक है। तो दो टीम में बटा हुआ था, ठीक है, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मनी, ठीक है। तो अब ये दोनों टीम्स आप प्लीज मेंशन कर लीजिए। ये जो टीम था इसको एलाइड पावर्स कहा गया था, इसको सेंट्रल पावर्स कहा गया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन एलाइड पावर्स थे, कौन कौन सेंट्रल पावर्स थे। समझ में आ गया? दिक्कत खत्म? क्लियर? ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी तक जो मैंने बताया है कौन बताएगा ये रिपीट करके? कौन बताएगा? मनी ये बताएंगे, मनीता, मनीता बताएंगी, बताओ। तो अभी तक हमने वर्ल्ड वार वन के बारे में डिस्कस किया। Your voice is breaking, I guess. Just give me a minute. So we discussed about the World War One. वॉइस नहीं आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अनीशा बताओ, जल्दी बताओ। Manita, I'll give you an opportunity ahead, don't worry. अनीशा बताओ। The duration of the First World War was from 28th of July 1914 to 11th of November 1918. It was considered to be a great war. It was expected all wars would end following this. However, it did not happen. It was succeeded by the Second World War. And there were 70 million casualties, out of which 11 million were military and 6 million were civilians and 20 million were wounded. आपके वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम है, आपके वॉइस में भी, आपके माइक पे भी कुछ प्रॉब्लम, मैंने कल भी कहा था, ठीक है, कुछ है। मिहिका, अनीशा कुछ प्रॉब्लम है, चेक किया, पहले ये प्रॉब्लम नहीं आता था आपके एंड से। मिहिका बताना, कुछ छोटा सा इश्यू है आपके अंदर, एक मरमर आ रहा है। मिहिका, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। इनके वॉइस में क्लियर है, बताओ। So World War One, it happened during the duration of 28 July 1914 to 11 November 1918. It was also called Great War or War to End All Wars. But unfortunately, it did not end because World War II took place afterwards. About casualties, 17 million people died, 11 million people were military combatants, and 6 million were civilians. 20 million were wounded, and this is one of the deadliest battle of the human history. This war happened between Allied powers and Central powers. Allied powers including Russia, France, Britain, USA, and Japan, and Central power including Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire, and Germany. ठीक है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक व्हाट इज द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? अगर आपको कोई पूछे कि यार वर्ल्ड वॉर वन के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वर्ल्ड वॉर वन? कभी सोचा है? फ्रांस, प्रिंस ऑफ हंगरी, पोलैंड? नहीं भाई, मैं अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो ये सब ना बहुत मतलब ऐसे रीजंस हैं कि लाइक विच यू आर थिंकिंग कि आगे जाके मतलब कोई मतलब होगा, ये आगे की कहानी है, बट फंडामेंटल कॉजेज जो है वो है मेन,
अगर कोई भी आपको पूछे वर्ल्ड वॉर वन का कॉज करने का रीजन क्या है, वो है, उसका आंसर है मेन। अब मेन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मिलिट्रिज्म, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की हर देश ने कोशिश करी। ए, अलायंस, एक से ज्यादा दोस्त बनाए और दोस्त बन के दूसरे को मारा। आई फॉर इंपेरियलिज्म, दूसरों की टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश करी। एन फॉर नेशनलिज्म, ये है वर्ल्ड वॉर वन का सबसे बड़ा रीजन। आपने क्या करा, बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी, आपने मशीन गन्स यूज करे, आपने मॉडर्न टैंक्स यूज करे, आपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज करा, ठीक है। आप मतलब हर तरीके से अपने मिलिट्री को एक सक्षम बना रहे हो, पावरफुल बना रहे हो। फिर आपने ऐसे दोस्त चुने कि दो देश मिलकर तीसरे को अटैक कर रहे हैं। फिर आप एक फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर करने जा रहे हो, इंपेरियलिज्म। अब एक ही टेरिटरी, एक्स टेरिटरी है, इसको ए भी कैप्चर कर रहा है और बी भी कैप्चर कर रहा है, तो लड़ाई तो होगी। फिर देश के प्रति भावना। तो मेजर कॉजेस क्या थे वर्ल्ड वॉर वन होने की वजह से? अब जैसे अशोक ने बोला पोलैंड कारण है, हंगरी कारण है, वो सब प्रिंस ऑफ हंगरी कारण है, ये सब आगे आएगा। बट जो मेजर कॉजेस थे वो था मिलिट्री पावर, अलायंस, इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म। राइट, राइट ऑन। द मेजर कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वॉज, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, मेन, MAIN, मेन। दैट इज मिलिटरिज्म, अलायंस, imperialism and nationalism. Militarism, alliance, imperialism and nationalism. Right down. समझ में आ रहा है अभी तक जो पढ़ा है? अभी धीरे धीरे करके मैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दूंगा। अभी तक जो पढ़ा है समझ में आ रहा है? ओबिप्रा, अहिंसा, मनीता, अनीशा। Now your science teacher just passed by and she was asking me, just looking at the students, she was asking me, ये लोग सुबह क्यों नहीं उठते हैं? मतलब सुबह ही क्लास में स्ट्रेंथ कम होता है, तो सुबह क्यों नहीं उठते हैं? अरे आ जाए करो भाई, इट्स मैटर ऑफ 40 डेज। मेजर कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वॉज, और रिकॉर्डिंग सब लोग देखते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। मेरे पास एनालिसिस आता है, उसमें ऑलमोस्ट जिसने भी कोर्स खरीदा वो रिकॉर्डिंग, लाइक एक आधे को छोड़ के जो अपनी जिंदगी में बहुत बिजी है, बाकी सब ने रिकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। बट अटेंड लाइव क्लास, ठीक है। द फोर मेजर कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वॉज मिलिटरिज्म, अलायंस, इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। राइट ऑन मिलिटरिज्म। every nation tried to modernize its military. Every nation tried to modernize its military. With arms and ammunition. Every nation tried to modernize its military with arms and ammunitions. हर देश ने कोशिश करा वेपन्स के साथ अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करे, ठीक है। अब देखो, हम लोग ना सुनते हैं कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि गुड्स और चीजें बनी। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये भी तो मतलब है कि उस टाइम पे गन्स, नए तरीके के गन्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है। राइट नाउ इट वॉज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। It was a time of industrial revolution. So machine guns, modern tanks, machine guns, modern tanks,
were created. Large number of naval ships were used. Large army was formed. Large army was formed. एक नोट करके लिखो, एक नोट. There was industrial revolution going in. There was industrial revolution going in Germany and England. Industrial revolution going in Germany and England. So they became the supplier of military equipments. Yeah. अब देखो जो पहला चीज है वो है मिलिट्रिज्म. पहला रीजन, पहला रीजन है मिलिट्रिज्म. ठीक है. नाउ हर देश ने अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन बढ़ाने की कोशिश करी. मतलब अपने जो वेपन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करी. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था तो मशीन गन्स बने नए नए. ठीक है. टैंक्स बने, ये सब बना. ठीक है. और दूसरा, पहली बार नेवल शिप्स को यूज किया गया. नेवल शिप्स जैसे आपने इंडिया के आईएनएस विक्रांत के बारे में सुना होगा. बहुत अच्छी स्टोरी है. आईएनएस विक्रांत ने पीएनएस गाजी, पाकिस्तान का पीएनएस गाजी वर्सेस इंडिया का आईएनएस विक्रांत, हम लोगों ने किस प्लान्ड तरीके से पीएनएस गाजी जो पाकिस्तान का सबमराइन है उसको कैसे डुबाया, वो है 1971 के वॉर में. तो आर्म्स, एम्युनिशन, मशीन गन्स, टैंक्स, नेवल पावर. ठीक है. लार्ज आर्मी. ठीक है. लार्ज आर्मी. और जर्मनी और इंग्लैंड दो देश था जहां पर बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था. तो ये सप्लायर्स ऑफ वेपन बने. इतना समझ में आ गया. मिलिट्री पावर में आर्म्स, एम्युनिशन, मशीन गन्स, नेवल शिप्स, लार्ज आर्मी एंड इंग्लैंड एंड जर्मनी बिकेम द सप्लायर्स ऑफ वेपन. समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है. अब जो अलायंस फॉर्म्ड था, अलायंस कैसे फॉर्म होता है? अलायंस फॉर्म्ड. ठीक है. अलायंस. ठीक है. देखो बहुत सारे अलायंसेस फॉर्म हुए थे यूरोप में. ठीक है. और इनका ये था कि सब मिलके जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एस्टैब्लिश करेंगे. मतलब एक दूसरे को स्टेबिलिटी देंगे और अपने आप को बचाएंगे. क्योंकि अगर दो देश साथ में रहेंगे तो उनके पास सिक्योरिटी होगा. ठीक है. तो इसलिए बहुत सारे अलायंसेस फॉर्म हुए थे. राइट डाउन. लार्ज नंबर ऑफ अलायंसेस वर फॉर्म्ड. लार्ज नंबर ऑफ अलायंसेस वर फॉर्म्ड in Europe. Large number of alliances were formed in Europe. In 19th century. Large number of alliances were formed in Europe in 19th century. These alliances were established. These alliances formed. These alliances were formed to establish balance of power. These alliances were established to form balance of power. Clear?
बैलेंस ऑफ पावर। अब देखो ये अलायंसेस जो फॉर्म हुए थे, ये कौन कौन से अलायंसेस फॉर्म हुए थे, कहाँ कहाँ अलायंसेस फॉर्म हुए थे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो पहला अलायंस फॉर्म हुआ था, ठीक है, सो बहुत सारे अलायंसेस फॉर्म हुए यूरोप में जिसका कोशिश था बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश करने का। जो पहला अलायंस था, ये सब याद रखना, ये सब काम आएगा। ठीक है, अभी हम वॉर में एंटर नहीं करें, अभी तो हम वॉर के बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं, बट जब हम वॉर में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी यूजफुल था। ठीक है, अभी टॉपिक बहुत आपको डल लगेगा कि अरे यार क्या अलायंस पढ़ रहे हैं, क्या मिलिट्री पावर पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली जब हम वॉर में आएंगे ये यूटिलाइज होगा तो तब आपको लगेगा अच्छा ये भी था। ठीक है, तो फर्स्ट अलायंस जो था ट्रिपल अलायंस बना था 3 लोगों के बीच में। ट्रिपल अलायंस 1882 में, ट्रिपल अलायंस 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया, ऑस्ट्रियन हंगरी, दैट इज ऑस्ट्रो हंगेरी और इटली, ये 3 देश के बीच में अलायंस बना था। तो लिख लो द फर्स्ट अलायंस, और ये नाम याद रखना, इस अलायंस का नाम ही ट्रिपल अलायंस है। ठीक है, द फर्स्ट अलायंस was formed in 1882. The first alliance was formed in 1882 between Germany, Austro-Hungary and Italy. Germany, Austro-Hungary and Italy. जो सेकेंड अलायंस फॉर्म हुआ था उसका नाम था ट्रिपल एंटाइटी, ट्रिपल एंटाइटी, और ये फॉर्म हुआ था 1907 में। ट्रिपल एंटाइटी 1907 में। फ्रांस था इसमें, ब्रिटेन था, रशिया था। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये 3 देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। ठीक है, 1907. Right, on the second alliance was called as Triple Entente. Between France, Britain and Russia, 1907. ठीक है, एक और अलायंस था मैं बताता हूं, वो यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं आप। ठीक है, उसका नाम था एंटेंटे कॉर्डियन, एंटेंटे कॉर्डियन। ठीक है, ये 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ था, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, right now the third alliance was Entente Cordian. Third alliance was Entente Cordian, Britain and France, 1904. ठीक है, सो अभी तक की कहानी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ एक बार यहाँ देख ले। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जिसमें ये आदमी जो सोल्जर है गन लेकर रश कर रहा है, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये वॉर चला। ये आपको आगे पता चलेगा कि 11 नवंबर को ये वॉर क्यों खत्म हुआ। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसको ग्रेट वॉर कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी लड़ाई थी, और इसको ये भी कहा जाता है इट इज द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ठीक है, बट ऑब्वियसली 1918 में आप कह रहे हो कि अब आगे लड़ाई नहीं होगी, और एग्जैक्टली 20 साल के अंदर आप एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ते हो, तो दैट मीन्स इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, 17 मिलियन डेथ्स हुए थे इस वॉर में, और उसमें 11 मिलियन मिलिट्री कॉम्पैक्टेंट्स थे, 6 मिलियन सिविलियंस थे,
20 मिलियन वुंडेड थे। ये जो पिक्चर्स हैं ये ऑब्वियसली ये वॉर लाइब्रेरी से पिक्चर्स हैं। सो ये ऐसे पिक्चर्स नहीं है कि जो गूगल से लिए गए, दिस आर पिक्चर्स फ्रॉम वॉर लाइब्रेरी, मैंने वहां से पिक किया। ठीक है, तो ये पिक्चर्स रियल पिक्चर्स हैं, ऐसा नहीं मैंने किसी और इवेंट का यहाँ फिक्स कर दिया, नहीं। ठीक है, इस वॉर पे 2 पावर्स थे, एलाइड पावर्स, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। यूएसए में मैंने स्टार बनवा दिया, मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों, और जापान। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, तो ये अगले पावर्स थे। सेंट्रल पावर्स ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, ये पहले पावर्स थे। क्लियर? अब ये मैंने आपको बताया, इस मैप को मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कॉसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या था? सबसे पहला कॉज था मिलिटरिज्म, अलायंस, इंपेरियलिज्म, नेशनलिज्म। आप इसको मेन्स से डिफाइन कर सकते हैं, मेन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मिलिटरिज्म में मैंने आपको बताया हर देश, एवरी नेशन वांटेड टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री विद आर्म्स एंड एमुनेशन। हर देश अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहता था। मशीन गन्स, टैंक्स, इन सब का, नेवल शिप्स का यूज हुआ था, लार्ज आर्मी, और ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो दे बिकेम द सप्लायर ऑफ मिलिट्री गुड्स। ठीक है, बहुत सारे अलायंसेस फॉर्म हुए थे। ठीक है, उसमें से एक अलायंस था जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली के बीच में। इस अलायंस का नाम था ट्रिपल अलायंस। ठीक है, एक ट्रिपल एंटाइट फॉर्म हुआ था, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और फिर एक एंटेट कॉर्डिनल। ठीक है, ठीक है, इसको एंटेट कॉर्डियन भी कहा जाता है और एंटेट कॉर्डियल भी कहा जाता है, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हो। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, अब कहानी हम मैप पे आते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। ठीक है, देखो अब यार इसमें देखो बहुत सिंपल ये समझो कि सेंट्रल पावर्स कौन कौन से थे। बस पोजीशन देख लो, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ये 3 मेजर थे। अब देखो और भी जो पिंक में है वो सेंट्रल पावर्स ही है, पर 3 मेजर थे, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब आपके इधर चले गए। रशिया हो गया, एलाइड फोर्सेस में चले गए। जापान हो गया, जापान एशिया में कहीं आता है। ठीक है, एक छोटा सा राज्य जापान एशिया में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूरोप का मैंने वो दिखाया। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, एशिया में आता है जापान। ठीक है, एक जापान हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, यूएसए हो गया। ठीक है, वो हो गया। ओके, ठीक है, ओके। अभी आप इसको और ब्रेक करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं इंपेरियलिज्म, कैसे रीजन बनता है। ठीक है, इंपेरियलिज्म इसका वॉर का कैसे रीजन बनता है। ठीक है, राइट ऑन। देखो इस इंपेरियलिज्म का रीजन बनने का ना बहुत बड़ा कारण है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपना मतलब डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका को अपने उसके अफ्रीका के रिसोर्सेज और लेबर्स यूज करना चाहते थे। अब एक से ज्यादा कंट्री अफ्रीका में पहुंच गया है तो क्या होगा, फाइनली टसल होगा। ठीक है, राइट ऑन। most of the European countries wanted to establish colonies in Africa. Most of the European countries wanted to establish colonies in Africa. ठीक है, they wanted to utilize resources of Africa. And they wanted slaves from Africa. ठीक है, देखो सारे यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका में एंटर करने चाहते थे, वो अफ्रीका की कॉलोनीज को यूटिलाइज करना चाहते थे फॉर रिसोर्सेस एंड स्लेव्स। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि अफ्रीका पहले बार जाकर किसी ने एनस्लेव करने की कोशिश करी, वो ब्रिटेन था। ठीक है, ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री
टू कॉलोनाइज अफ्रीका। पहला देश था जिसने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया। ठीक है, देखो अगर आप ब्रिटेन की बात करो, पूरे दुनिया में 25% एरिया ब्रिटेन के अंडर था। पूरे दुनिया का 25% एरिया को ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बना के रखा था। इसलिए ब्रिटेन के पास पहले वर्ल्ड वॉर में ताकत बहुत थी, क्योंकि हर कॉलोनी से अपना रिसोर्सेस यूज करता था। इंडिया भी उसके अंडर ही आता था, तो इंडिया ब्रिटेन के लिए लड़ता था, हमारे सोल्जर्स भी सप्लाई होते थे। ठीक है, राइट ऑफ ब्रिटेन हैड इट्स कॉलोनीज। ब्रिटेन हैड इट्स कॉलोनीज in 25% of the world area. Britain had its colonies in 25% of the world area. Which gave them a lot of resources and soldiers to fight in World War One. ठीक है, India was also a colony of Britain. India was also a colony of Britain. In the World War One, India was also a colony of Britain in the World War One. India supported Britain immensely in the World War One. India supported Britain immensely in the World War One. 15 lakh Indian soldiers fought for Britain. 15 lakh Indians. 13 lakh. 15 ज़्यादा हो जाएगा. 13 lakh Indian soldiers. 13 lakh Indian soldiers fought for Britain in the World War One. ठीक है, अब दूसरा लास्ट जो फैक्टर था वो था नेशनलिज्म। ठीक है, यूरोप में नेशनलिज्म बहुत पीक पे था। क्यों? यूनिफिकेशन ऑफ इटली नेशनलिज्म की वजह से हुआ। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नेशनलिज्म की वजह से हुआ। मेरा देश, मेरे देश को यूनिफाई करना जरूरी है। तो ये जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, और कुछ बैल्टिक कंट्रीज भी है। बैल्टिक कंट्रीज के बारे में अभी आप जानोगे। उस कंट्रीज को कहा जाता है लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया। इधर भी ये छोटे छोटे कंट्रीज है। ठीक है, इधर भी नेशनलिज्म बहुत पीक पे था। तो अब जब भी आपके देश में नेशनलिज्म होता है तो आप अपने देश को बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हो, और बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए आप क्या करोगे? टेरिटरीज कैप्चर करोगे। ठीक है, राइट ऑन। नेशनलिज्म वाज एट पीक। नेशनलिज्म वाज एट पीक in Europe in 19th century. Nationalism was at peak in Europe in 19th century. Even the nations like Germany and Italy, even in the nations like Germany, Italy, and even in the nations like Germany, Italy, and in Baltic states like Latvia, Lithuania,
Latvia, Lithuania, Estonia, nationalism was at its peak. Latvia, Lithuania, Estonia, nationalism was at its peak. समझ में आ गया? तो every nation because of nationalism wanted to establish glory in the war. Wanted to establish glory in the war. Clear? समझ में आ गया ना? तो अब एक काम करें, ठीक है? अब एक काम करें, बहुत सिंपल है, ठीक है? मेरे को कौन ब्रीफ करेगा पूरा? Who will brief? जल्दी बताओ. Who will brief? अरे don't take so much time यार. And don't wait for others. Anybody who can brief? Voluntarily. Manita wants to. Manita, bola. Yeah, go on. From the beginning, sir? Yes. Okay. So, World War I was fought between 28 July 1914 to 11th November 1918. It was also called a Great War or the war to end all wars. But actually it didn't happen because Second World War happened immediately after 20 years later. So during this war, 17 million people died, out of which 11 million were military combatants, 6 million were civilians, 20 millions were wounded. It was one of the most deadliest war in the human history. So this World War I happened between Allied power and Central power. In the Allied power, countries mostly were Russia, France, Britain, USA and Japan. And in Central power, the countries were Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire and Germany. Then we discussed about the main cause of World War I, which was that was basically M for militarism, A for alliance, I for imperialism, N for nationalism. So moving towards militarism, so every nation wanted to try to modernize its military arms with arms and ammunition. So during the time, and it was also a time of industrial revolution. So all this modern warfare like machines, guns, etc. Were created, and out of them, England and Germany were the major supplier of military equipment. Okay. So the second factor was alliance. So large number of alliances were formed in Europe in the 19th century. So out of them, there were three major alliances. First alliance was called Triple Alliance in 1882. That was formed between Germany, Austro-Hungary and Italy. Second alliance was called Triple Entente 1907, which was formed between Britain, France and Russia. And there was also a third alliance, which was Entente Cordes 1904, that was between Britain and France. Now another factor was imperialism. So most of the European countries wanted to establish colonies in Africa. So almost 25% of the world area was captured by colonized by Britain. Because they wanted to utilize resources of Africa as well as slaves were taken from the African countries.
So, because 25% of the world was colonized by Britain, he gave them lot of resources and soldiers to fight World War One. Out of them, India was also one colony of Britain. So, almost 13 lakh Indian soldiers took part in World War One. So last factor was nationalism. So during that particular time, during 19th century, nationalism was at peak in Europe. Even the nation like Germany, Italy, and Baltic states like Latvia, Lithuania, Estonia, the nationalism was at its peak. So during that time, every nation wanted to establish its glory in the world. So these were the major factors causes behind the World War One. ठीक है. अब देखो इमीडिएट कॉस्ट क्या था. अब देखो ये तो हो गया कि हर देश में वॉर का रीजन ये था कि मिलिट्री कॉस्ट हो सकता है. ठीक है, मिलिट्री कॉस्ट एक हो सकता है, अलायंस हो सकता है. ठीक है, ठीक है, मिलिट्री कॉस्ट, ठीक है, अलायंस, ठीक है, इंपेरियलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म. ये तो कॉमन फैक्टर है. जब भी कोई वॉर होता है तो मिलिट्री पावरफुल होती है तो वॉर हो सकता है, या दो देश मिल गए तो वॉर हो सकता है, इंपेरियलिज्म या नेशनलिज्म. बट ये तो चलो बड़ा रीजन हो गया. बट एक ऐसा हुआ होगा ना कि जिससे मैटर ट्रिगर हुआ होगा. ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि मतलब एकदम वॉर फट गया, मतलब आ गया एकदम वॉर. ठीक है, राइट डाउन इमीडिएट कॉजेस ऑफ वॉर. इमीडिएट कॉजेस ऑफ वॉर. ठीक है, ठीक है. देखो मैं बताता हूं इमीडिएट कॉज क्या था. एक ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे. ठीक है, ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे. उनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड. आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ये ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे. और इनकी वाइफ थी सोफी. ठीक है, इनकी खूबसूरत वाइफ थी सोफी, ब्यूटीफुल विमेन. ठीक है, अब ये दोनों अपने एक लेजर ट्रिप के लिए या अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक जगह घूमने जाते हैं. ठीक है, ठीक है, बॉस्निया जाते हैं. बॉस्निया, ठीक है, बॉस्निया जाते हैं. अब बॉस्निया का एक कैपिटल था उस टाइम. बॉस्निया कंट्री है. ठीक है, बॉस्निया का कैपिटल था सरजियागो. बॉस्नियन कैपिटल सरजियागो. अब वहां पर एक बंदा बैठा होता है. उस बंदे का नाम है गैब्रियल प्रिंसेप. क्या नाम था? गैब्रियल प्रिंसेप. ठीक है, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के किंग थे. सोफी उनकी वाइफ थी. ठीक है, ये दोनों घूमने जाते हैं. बॉस्नियन एक ऑफिशियली जाते हैं, ऑब्वियसली वेलकम ऑफिशियली किया जाता है. बट वहां पर गैब्रियल प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने इनको मार दिया, दोनों को असैसिनेट करके. ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो गैब्रियल प्रिंसेस था ये एक बॉस्नियन बॉर्न सर्बियन नेशनलिस्ट था. मेजरली बंदा जो था सर्बिया का था. ठीक है, राइट डाउन इमीडिएट कॉजेस ऑफ वॉर. Archduke Franz Ferdinand of Austria and his wife Sophie. Archduke Franz Ferdinand of Austria and his wife Sophie were on an official visit. To the Bosnian capital Sarajevo. ये मैंने लिखा होगा ये. In the Bosnian capital Sarajevo.
Yeah. On 28th June 1914. Now they were killed by Gabriela Princip. Actual name was Gabriel Princip, but उनके language में it is called as Gabriela Princip. A Bosnian Serbian nationalist. अब देखो, ऑब्वियसली यार, ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मारा है और उसकी वाइफ को मारा है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, गैब्रियल प्रिंसेप ने। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक लेटर भिजवाया, उनको बोला कि तुम ना सरेंडर कर दो। सर्बिया को बोला सरेंडर कर दो। अब सर्बिया एकदम परेशान हो गया। ठीक है, अब हम मैप में आते हैं एक बार वापस। ठीक है, कोई मैप में ये होगा। ठीक है, या तो आगे आने वाले मैप में मैंने कहीं ना कहीं तो दिखाया होगा ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को बोला कि तुम सरेंडर कर दो। ठीक है, क्योंकि एक मिनट, इसमें आपको दिख रहा है सर्बिया, दिख रहा है आपको, ये रहा। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को बोला कि तुम सरेंडर कर दो। ठीक है, क्योंकि तुमने अपने हमारे प्रिंस को मारा है। वो सर्बिया ने क्या करा, सर्बिया ने रशिया की मदद ली। ठीक है, रशिया की मदद की। ठीक है, ठीक है, और रशिया तैयार हो गया सर्बिया जाने के लिए। ठीक है, कि मैं चले जाता हूं। अब क्यों गया, सर्बिया का जो नेटिव पॉपुलेशन है और रशिया का जो नेटिव पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन है स्लैविक पॉपुलेशन। यहां भी स्लैविक कल्चर के लोग रहते हैं और वहां भी स्लैविक कल्चर के लोग रहते हैं, जिनका कल्चर बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, स्लैविक कल्चर है। तो रशिया ने बोला ठीक है, मैं अपने बंदे भेजता हूं तुम्हें बचाने के लिए। राइट डाउन, राइट डाउन। लास्ट लाइन क्या लिखा था, एक बार कोई बता पाएगा लास्ट लाइन? लास्ट लाइन, They were killed by Gabriel Princip, a Bosnian Serbian nationalist. अच्छा, राइट डाउन। Austria and Hungary were really annoyed with the assassination of Prince and his wife. Austria and Hungary were really annoyed with assassination of Prince and his wife. Sent humiliating terms to Serbia. Sent humiliating terms to Serbia and threatened Serbia to surrender. अब सर्बिया ने इमीडिएटली क्या बोला, रशिया को बोला कि हमारी मदद कर दो। सर्बिया आस्क्ड रशिया फॉर हेल्प। Serbia asked Russia for help. Russia mobilized immediately to Serbia. The major reason for Russia's immediate action was both Russia and Serbia had a population called a Slavic population. Both Russia and Serbia has a population called a Slavic population.
whose ethnicity had same roots. रशिया और सर्बिया के जो पॉपुलेशन है वो स्लाविक पॉपुलेशन था जिसकी एथनिसिटी के सेम रूट्स थे. ठीक है, तो सर्बिया ने किसका मदद लिया? रशिया का मदद लिया. और क्योंकि उनका पॉपुलेशन का एथनिसिटी के सेम रूट्स थे, रशिया आ भी गया उसको हेल्प करने के लिए. अब भाई रशिया आया है तो ऑस्ट्रिया और हंगरी डर गया, ये रशिया आ गया. अब आप मेरे को बताओ, अगर रशिया आया है तो ऑस्ट्रिया और हंगरी किसका हेल्प लेगा? ऑस्ट्रिया और हंगरी किसका हेल्प लेगा? खुद सोच के बताओ. अगर रशिया जैसा पॉपुलेशन आया है तो ऑस्ट्रिया और हंगरी किसका मदद लेगा और क्यों लेगा? अरे भाई कुछ बोल दो यार. जर्मनी का मदद लेगा. क्यों जर्मनी का मदद लेगा? जर्मनी का मदद क्यों लेगा? नियर नहीं यार, नहीं. जर्मनी का मदद लेगा. थोड़ी देर पहले आपने तो एक ट्रीटी पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ ट्रिपल अलायंस. ट्रीटी ऑफ ट्रिपल अलायंस में जो सबसे पावरफुल था वो जर्मनी था. ऑब्वियसली इटली भी आएगा बाद में, बट सबसे जो मेजर पावर था वो जर्मनी था. तो जर्मनी का मदद लिया. ठीक है, राइट डाउन. ठीक है, और उसने जर्मन को जाके बोला सर हमने आपके साथ एक ट्रीटी साइन किया, ट्रिपल अलायंस, तो रशिया आ गया, आप भी आ जाओ. ठीक है. एट सेम टाइम ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, एट द सेम टाइम ऑस्ट्रिया एंड हंगरी went to take help of Germany. At the same time, Austria and Hungary went to take help of Germany. And reminded them the Treaty of Triple Alliance 1882. Yeah. Yeah. Remind them of Treaty of Germany, Triple Alliance Treaty of 1882. ठीक है. अब देखो जर्मनी और ऑस्ट्रिया क्या करते हैं, सुनो. जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर सर्बिया पे एक अटैक लॉन्च करते हैं. किस पे अटैक लॉन्च करते हैं? सर्बिया पे. ये यहां से इसको अटैक करते हैं, इसको अटैक करते हैं. ठीक है. अब रशिया का मूड खराब हो जाता है. रशिया कहता है तुम्हारी ऐसे की तैसी. रशिया करता है अटैक जर्मनी को. रशिया कहता है तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया. वो कर देता है जर्मनी को अटैक. ठीक है. अब इसी टाइम पे जैसे ही रशिया जर्मनी को अटैक करता है तो अच्छा रशिया ने जैसे ही जर्मनी को अटैक करा, यहां से फ्रांस जर्मनी को अटैक कर देता है. ठीक है. फ्रांस किसको अटैक कर देता है? जर्मनी को अटैक कर देता है. क्यों? ट्रिपल एंटाइटी में फ्रांस और रशिया साथ में थे. राइट डाउन. अभी मैं और क्लैरिटी दूंगा, सुन लो, टेंशन मत लो. ठीक है. Germany and Austria declares war on Serbia. Germany and Austria declares war on Serbia. ठीक है. Germany and Austria declares war on Serbia. Russia declares war on Germany. Russia declares war on Germany. अब एक तरफ से रशिया ने डिक्लेयर कर दिया और दूसरी तरफ से फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया वॉर. ठीक है. फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी बिकॉज फ्रांस एंड रशिया वर टाइड इन अ ट्रीटी ट्रिपल एंटाइट. फ्रांस एंड रशिया वर इन्वॉल्वड इन अ ट्रीटी कॉल्ड एज ट्रिपल एंटाइट. ठीक है. देखो ध्यान से देखना कहानी में क्या हुआ. एक बार कहानी बताने के लिए पेन नीचे रख दो, ध्यान से सुनना, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे को बताना. ठीक है. ऑस्ट्रो और हंगरी के, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के एक प्रिंस थे. ठीक है. इसका नाम था फ्रांस, ड्यूक
आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, या फ्रांस फर्डिनेंड आप कह लो, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी बॉस्नियन कैपिटल सर्जियागो जाते हैं फॉर सम लाइक ऑफिशियल एंड देयर पर्सनल लाइफ, वो जाते हैं वहां पर। सर्बिया का एक नेशनल होता है गेब्रिला प्रिंसेप, वो उसको मार देते हैं दोनों को, ठीक है। ऑस्ट्रिया का मूड खराब हो जाता है सर्बिया को लेकर कि यार तुम्हारे बंदे ने हमारे प्रिंस को मार दिया, इसको एक ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स भेजता है कि तुम सरेंडर कर जाओ, हमारे अंडर आ जाओ। क्योंकि सर्बिया का सबसे हेल्प करने वाला देश रशिया ही हो सकता था, क्योंकि दोनों की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसकी एथनिसिटी मिलती थी, स्लैविक पॉपुलेशन था, वो रशिया की हेल्प लेता है। रशिया भागते हुए अपने छोटे भाई को बचाने आता है, यहां से ऐसे 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 करके भागते हुए आता है, ठीक है। ऑस्ट्रो और हंगेरी सच्ची बोले तो डर जाता है। वो डरता क्यों है, उसका डरने का रीजन है यार रशिया बहुत पावरफुल था। अब छोटे भाई को बचाने बड़ा भाई आ गया भागता हुआ, तो दिक्कत ऑस्ट्रो और हंगरी के लिए बढ़ गई, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी क्या करता है, सीधा जाता है अपने बड़े भाई के पास, जर्मनी के पास, उसको बोलता है देखो मैंने आपके साथ एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ ट्रिपल अलायंस, तो मेरी हेल्प करो। जर्मनी कहता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्रीटी साइन करा था, पेपर वाला खोल के देखता है हाँ ऐसा एक ट्रीटी था। ऑस्ट्रिया और हंगरी और जर्मनी मिलकर किसको अटैक कर देते हैं, सर्बिया को। रशिया का मूड खराब हो जाता है, रशिया यहां से जर्मनी को अटैक करता है, ठीक है। रशिया करता है तो फ्रांस का यहां से मूड खराब हो जाता है कि दूसरे साइड से फ्रांस जर्मनी को अटैक करता है, क्यों, इन दोनों ने ट्रीटी ऑफ ट्रिपल एंटाइड साइन कर रखा था। समझ में आ गया इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर क्या था और ट्रीटी का क्या रोल होता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे भैया कुछ तो बोलो यार। अनीशा को समझ में आ गया, मलाइका को समझ में आ गया, अशोक को आ गया, बाकी लोग, मीका को समझ में आ गया, ओ विप्रा, अशोक को तो आ गया, मनीता, ठीक है ठीक है। अब ये मुझे कौन बताएगा इमीडिएट कॉज में जो पहला था, अभी तक कौन बताएगा, फिर हम आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वॉलंटरली बोल रहा है कि हाँ मैं बताऊंगा, सब दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। पेपर में भी दूसरा का इंतजार करना कि वो टिक करेगा तब मैं करूंगा, या वो लिखेगा तब मैं लिखूंगा। Sir, I'll try. हाँ बताओ। So from the starting, नहीं, इमीडिएट कॉज से बताओ। the immediate cause. So बताओ। okay, sir. So the अच्छा एक Duke. बात बताओ, अनीशा अनीशा व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज अपनी What जिंदगी am I में, doing? मतलब पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वर्किंग और व्हाट आर यू डूइंग, Working. व्हाट इज योर ऑफिस टाइम? The 9:30 to 4. 9:30 to 4, right? But it extends It extends up to 8 sometimes. 8 मतलब 4 o'clock तक आपका काम होता है, बट कभी कभी 8 बजे घर आते हो। Yeah, sir. It has been like very busy due to like It has been it has been really hectic because like there are a lot of employees getting regularized, no? So we are supposed to dispense the salary before. भाई सुनो सुनो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा सा फोन को या जो भी आप यूज कर रहे हो गैजेट, उसको थोड़ा दूर रख के बात करो। Hello. हाँ आप बोलो। Sir, so there's a lot of employees getting regular. So we are supposed to disperse the salaries before Durga Puja. So that's why we've been working overtime. ओके, सो इसके एडिशनल पैसे मिलते हैं? No, sir, नहीं मिलता। नहीं मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताओ कि ऑस्ट्रो हंगरी के जो प्रिंस थे उनका नाम क्या था? कॉपी में नहीं देखा। So France, Trinidad or something. फ्रांस फर्डिनेंड, वो उनकी वाइफ का नाम क्या था? Sophie. कहाँ गए थे ये दोनों? So capital of Bosnia. क्या नाम था उस बॉस्निया के कैपिटल का? Salvik. यही दिक्कत है। अगर क्लास में बहुत सी यू गाइस आर गोइंग टू गिव नेम्स, ठीक है, सो एटमोस्ट अटेंशन इज रिक्वायर्ड। चलो बोलो, कोई बात नहीं, अब तुम अपने तरीके से बोलो। So the Duke of Austria
Franz Ferdinand and his wife Sophie, they went to the capital of Bosnia, where they were killed, assassinated by Gabriel, who was a nationalist of Serbia. Upon hearing this, the countries of Austria and Hungary were very enraged, and they wanted to attack Serbia. Serbia asked the help of Russia because they were culturally tied because of the common Slavic population. Slavic population. So Austria they waged a war on Serbia, and in response, Russia attacked Austria and Hungary. So at this point, Hungary, they took the help of Germany because Austria, Hungary and Germany. नहीं, ऑस्ट्रिया ने अकेले कभी सर्बिया को अटैक नहीं करा, पहले उसने जर्मनी का हेल्प मांगा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर सर्बिया को अटैक करा। दोबारा बोलो। So Austria, with the help of Germany, it took the help of Germany because they were tied in a triple alliance. So they attacked on Serbia, and Russia rushed to the defense, and it attacked on Germany. From other end, France also attacked Germany. Yes. ठीक है, अब सुनो, जर्मनी ने क्या सोचा कि भाई पहले हम फ्रांस को अटैक करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले फ्रांस से निपटते हैं। तो जर्मनी ने सोचा कि हम फ्रांस से निपटते हैं, बट हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे फ्रांस में, हम फ्रांस में डायरेक्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां से जर्मनी कहां जाएगा, पहले बेल्जियम जाएगा और बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में एंटर करेंगे, ठीक है। जर्मनी ने क्या सोचा, हम पहले बेल्जियम जाएंगे और फिर फ्रांस से निपट लेंगे, ठीक है, हम पावरफुल तो हैं ही। अब वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वो बेल्जियम में घुस गया फ्रांस को पकड़ने के लिए। अब क्या हुआ, ब्रिटेन ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर बेल्जियम में, ठीक है। अब जर्मनी ने पूछा हमें क्यों मारा ब्रिटेन से, तो कह रहे एक्चुअली ऐसी बात है, मेरा और बेल्जियम का एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ लंदन, तो इसलिए तुमने बेल्जियम को मारा, मैंने तुम्हें मारा, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रांस में उनको इनिशियल सक्सेस तो मिलता है जर्मनी को, बट ब्रिटिश आर्मी पीछे से आकर उनको बहुत तंग करती है, ठीक है। राइट ऑन, जर्मनी थॉट दे विल अटैक फ्रांस फर्स्ट, फिर बाद में रशिया को निपटेंगे। जर्मनी थॉट दे विल अटैक फ्रांस फर्स्ट। German army marches into the Belgium. German army marches into Belgium. From there, they wanted to enter into France. Britain declares war on Germany. Because Britain and Germany had a treaty of Belgium. Britain had a treaty with Belgium. Britain declares war on Germany because Britain had a treaty with Belgium. Treaty of London, 1839. Yeah. In Germany gets initial success in France.
Germany gets initial success in France. But later they were completely blocked by the British Army. ये तो हो गई यहां की कहानी, यहां की कहानी। अब आते हैं इस फ्रंट पे जर्मनी कैसे डील करता है रशिया से। ठीक है, देखो यहां पे ना बहुत ठंड का स्थिति था, बहुत ठंड था। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में लड़ाई थी। अब सोचो जर्मनी दो पावरफुल कंट्री से दो एंड पे लड़ रहा है, सोचो जर्मनी कितना पावरफुल होगा। ऑन अदर फ्रंट Germany had great success against Russia. On the other front, Germany had great success against Russia. 3 lakh Russian soldiers were killed. The war lasted for 3 years. The war lasted for 3 years in extreme condition. ब्रैकेट में लिख लो कोल्ड चिलिंग विंटर। ठीक है, अब देखो सोल्जर्स की डेथ हो रही है, सोल्जर्स मेंटली वीक हो रहे हैं, फिजिकली वीक हो रहे हैं, राइट डाउन। There was immense casualties. There was immense casualties. And mental health of the soldiers was also getting disturbed. ठीक है, अभी मैं कहानी को एक बार ब्रीफ कर देता। अब प्लीज ये गलत नहीं होना चाहिए क्यों वॉर हुआ। ठीक है, वॉर का मैं जो रीजन बता रहा हूं, अगर आप मैप में देख के भी ये समझ नहीं पा रहे हैं तो मतलब देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, आई वांट एटमोस्ट अटेंशन, ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि अगर यार इतना आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही करेंगे। देखो ध्यान से, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से मैंने वो बताया। वाई थ्रू बेल्जियम नॉट फ्रॉम लक्समबर्ग, कहा थ्रू बेल्जियम, वाई थ्रू लक्समबर्ग। आप कह रहे हो यहाँ पर ना कैपिटल लक्समबर्ग के थ्रू, और उसका डिसीजन है, कॉल है, उसका कॉल है, द रूलर्स का कॉल है। ठीक है, every time you attack the enemy through unexpected territories, every time you attack the enemy through unexpected territory। समझ में आया मनीता? आप लक्समबर्ग से तो आपने ही प्रेडिक्ट कर लिया ना अटैक, तो वो तो फ्रांस भी एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है, मैं आपको एक बहुत इनसाइड एक्सपेक्ट देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, पाकिस्तान के हर बहुत सारे 11 मेजर एरियाज को इंडिया ने हिट हार्ड करा। ठीक है, बहुत बुरी तरह मारा है। 11 मतलब मेजर एयर स्ट्राइक्स करे। ठीक है, एक ऐसी जगह था, ठीक है, जहां पर उनके एम्युनिशन रखे हुए थे, वेपन्स रखे हुए थे, सब कुछ रखा हुआ था, उसको पूरा इंडिया ने तबाह कर दिया। ठीक है, अब कौन सी जगह है वो सब छोड़ो। ठीक है, पूरी तरीके से मतलब तबाह कर दिया पूरा, मतलब इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक साइट। अब ये जो जगह है ऊपर इसके ना कंक्रीट बन के, कंक्रीट से हार्ड रॉक से बना रखा था, जिससे क्या बोलते हैं कोई भी इनकमिंग मिसाइल जो है वो अंदर ना जा पाए और एम्युनिशन द्वारा जो भी इनके सर्वेलेंस सिस्टम्स है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। मतलब अंदर जा ही नहीं सकता था। इंडिया का ब्रह्मोस गया और पूरे अंदर तबाह कर दिया। पाकिस्तान को पता ही नहीं चला ये कैसे अंदर आया, कैसे आया होगा बताओ। कंक्रीट के ऊपर से जाएगा, जा ही नहीं सकता, हिट हार्ड कर ही नहीं सकता। पूरा सिस्टम ना तहस नहस कर दिया विद इन स्पैन ऑफ सेकंड्स। कभी सोचा है कैसे? बताओ, हैव यू एवर थॉट? नहीं, मल्टीपल मिसाइल्स नहीं। देखो बहुत सिंपल आंसर है। पाकिस्तान ने वो कंक्रीट
अटैक फ्रॉम साइड, पूरा कवर्ड था बेटा, पूरा कवर्ड था। सुनो, पाकिस्तान से क्या गलती हो गई, पाकिस्तान है ही बेवकूफ देश, ठीक है। पाकिस्तान से क्या गलती हो गई, उसने ना एसी वेंट होता है जहां पर आपका एसी लगता है, ठीक है, वहां पर एक एसी रिपेयर के लिए निकाला हुआ था, रिपेयर के लिए कुछ रिपेयर करा हुआ था। उसमें 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर कितना होता होगा, इतना गैप था, इतना 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर का गैप था। मतलब एक स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, उसके साथ 15 और, मतलब 30 सेंटीमीटर का छोटा वाला स्केल और इसके साथ 15 सेंटीमीटर और जोड़ दो, इतना गैप था उसके अंदर। और इतना ही ऐसे, इतना गैप ऐसे था, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इतना गैप होगा, ठीक है। इंडियन सैटेलाइट्स ने ना वो एग्जैक्टली ट्रेस करके बताया कि यहां पर इस एरिया में इतना गैप है। मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि गैप मेरे को जो इनसाइट्स मिले वो 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर था, इतना मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ। इंडियन सैटेलाइट्स ने वो जो है डिकोड करा कि कहाँ पर है, वो उसी का लोकेशंस इसमें ब्रह्मोस में अपलोड करा गया है ना, लोकेशंस कोऑर्डिनेट्स को ब्रह्मोस में अपलोड करा गया, सीधा एसी उस वेंट के थ्रू गया, अंदर टारगेट को हिट करा, ठीक है। अब क्या होता है ना, ऑलवेज हिट द एनिमी फ्रॉम वेयर दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है। एनिमी सोच रहा है कि आप यहां से अटैक करोगे, वहां से आप मत करो। एनिमी सोच रहा है कि आप ठंड में नहीं अटैक करोगे तो ठंड में ही करो अटैक। ऑलवेज हैव द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन योर अटैक, ऑलवेज हैव। एंड इन एनी टास्क यू परफॉर्म यू शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि सामने वाला चौंक जाए, यार दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग, मतलब वेयर यू कैन सरप्राइज योर एनिमीज। आई ट्रेन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है। इंटरव्यू से पहले एक महीने का विग्रेस सेक्शंस होते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं, whenever you are approaching the things always have an element of surprise। सामने वाले को ये दिखना चाहिए, यार ये तैयारी कर कर आया, इसको पता है, इसको पता है, ठीक है। एक कार्टून आता था मोटू पतलू, सुना है, मोटू पतलू सुना है, एक कार्टून आता था, हाँ, ठीक है। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने को क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब यू फिल डैफ, व्हाट डैफ इज डिटेल एनालिसिस फॉर्म, ठीक है। मेंस के बाद आप इंटरव्यू से पहले आप डैफ भरते हैं, डिटेल एनालिसिस फॉर्म। उसमें उससे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, व्हाट यू लाइक टू डू। तो उस डिटेल एनालिसिस फॉर्म में उसने लिखा मोटू पतलू, आई लाइक टू वॉच मोटू पतलू कार्टून। अब सोचो एक ऐसा बंदा लिख रहा है जो आईएएस देने वाला है और आईएएस बनने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाला है, और उसने लिखा है कि आई लाइक टू वॉच मोटू पतलू, ठीक है। उसने लिखा है, उसका चॉइस है, अब वो कुछ भी लिखे, ठीक है। एग्जैक्ट इंटरव्यू के लिए गया तो वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, अगर आप मोटू पतलू देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी नहीं दिखता, समाज में मोटू और पतलू के बीच में डिस्पैरिटी किया जाता है, ठीक है। समाज में कहीं ना मोटू पतलू के बीच में डिस्पैरिटी किया जाता है उस कार्टून में थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब ओबीस को थोड़ा सा चिढ़ाया जाता है, किया जाता है ना थोड़ा बहुत, मतलब हाँ या ना, कुछ तो बोलो, है ना। तो उसने बोला कि हाँ डिस्पैरिटी। तो उसने बोला, वो एक लेडी ने क्वेश्चन पूछ रहा, उसने कहा कि मैम देखिए, आपका देखने का नजरिया अलग है, ठीक है। आप उस डिस्पैरिटी को देखते हैं, मैं उस कार्टून में ये देखता हूं कि दो लोग विथ कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर with their actions can bring lot of happiness in millions of lives. That means in this universe, everybody won't be safe, same, but we all can coexist together in this universe and respecting each other or having some tussles. At the end of the day, we can bring happiness in each other's life. What brilliant answer है कि जो एग्जामिनर है वो क्या देख रहा है, अरे यार दो लोग हैं टजल कर रहे हैं, एक पतला एक मोटा है और डिस्पैरिटी ढूंढ रहा है। जो बंदा है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है यार दो अलग अलग लोग एक ही जगह में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, फन हो रहा है, बट वो उसके एक्शंस के थ्रू वो दोनों साथ में है, दे आर को एग्जिस्टिंग टुगेदरली एंड दे आर ब्रिंगिंग आउट हैप्पीनेस इन मिलियंस ऑफ लाइफ। सही आंसर है या नहीं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। अब
सोचो इस व्यक्ति ने अपने आंसर को, अपने इस आंसर को जब उसने अपने पेपर में डैफ में लिखा होगा कि मैं मोटू पतलू देखता हूं, तो उसने एंटिसिपेट जरूर किया होगा कि एग्जामिनर उससे ऐसा एक क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर उससे ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा, उसने 100% उस चीज को एंटिसिपेट किया होगा। वरना यार यू आर गोइंग टू गिव यूपीएससी इंटरव्यू, हु विल टेक दैट रिस्क कि मोटू पतलू देखता हूं? He must have anticipated and the examiner fell into his trap. So इसलिए मैं कहता हूं there should be an element of surprise whenever you are going for your examination. आपके पास एक एलिमेंट, एक वेपन ऐसा होना चाहिए, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, बीट इंटरव्यू, एक वेपन ऐसा होना चाहिए वेयर यू आर स्ट्रेटेजाइजिंग. दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज फुल ऑफ स्ट्रेटेजी. दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज फुल ऑफ स्ट्रेटेजी. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं स्ट्रेटेजी का. ठीक है, कि एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करके कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, ये मैंने अभी अपने बच्चों को बताया था, तो वो एकदम अपने बच्चे, मतलब जिनको मैं पढ़ाता हूँ मेंटरशिप में, तो एकदम कह रहे थे कि सर हमने तो कभी सोचा नहीं. मैंने कहा इसलिए तो तुम गधे हो, तुम कभी ये सोचते ही नहीं हो. ठीक है, देखो कि स्ट्रेटेजी और ब्रिलियंस का क्या रोल होता है. देखो इधर देखना, ये हाँ ये रहा वाइट शीट. अब एक छोटी सी बात बताता हूं, आप लोग भी इसके बारे में सोचना. यूपीएससी प्रीलिम्स है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स है, माना यह जाता है इसका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 दुनिया का टॉप 5 एग्जाम्स में आता है, टॉप 5 एग्जाम्स में आता है कि दुनिया का पेपर है. इसमें कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट प्लस करंट अफेयर्स. ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जो प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में जो सबसे बिगेस्ट हर्डल बन जाता है स्टूडेंट्स के क्वालिफिकेशन के. ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है. अगर आप 110 से 120 के बीच में लेकर आ जाओ, दुनिया में आपको कोई फेल नहीं कर सकता. मतलब आजकल तो 100 में भी पास हो जाता है. मैं 110 तो एक सेफर साइड के लिए लेके आ रहा हूं. पिछले कुछ साल से तो 85 से लेकर 100 के बीच में कटा होता है. ठीक है, 85 से 100 के बीच में आप कोई भी सर्च कर लेना. 110 120 इज अ वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, अब बताओ इसमें से अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स को टारगेट करना होगा तो आप किसको टारगेट करोगे? आपके पास ऑप्शन है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट. किस सब्जेक्ट को आप एटमोस्ट प्रेफरेंस देते हुए, इंटरेस्ट देते हुए पढ़ोगे? बताओ बताओ विच सब्जेक्ट्स यू विल गिव एटमोस्ट? पॉलिटी एंड हिस्ट्री. मनीता, गुड आंसर. ठीक है, प्लीज आप अपना ओपिनियन दीजिए, जल्दी दीजिए प्लीज. अनीशा, अशोक सेम. ठीक है, मलाइका, अहिंसा, ठीक है, अशोक से ज्योग्राफी. ओके सेम. ठीक है, अहिंसा वो तो कह रहा मैं सब पढ़ूंगा. पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स. देखो ओबिप्रा, यू हैव एनी आंसर्स? हिस्ट्री, पॉलिटी. ठीक है, ओबिप्रा, डू यू हैव एनी आंसर्स? नो. साइंस एंड पॉलिटी. ओके, मैं आपको एक बात बताता हूं. अब इसमें आप लोगों ने सबने अपना आंसर दिया. आई डू रिस्पेक्ट योर आंसर्स. ठीक है, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, फिर आपको पढ़ना तो सब चाहिए, बट मैं आपकी जगह होता तो फाइनल रिवीजन आई वुड हैव डन ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट. दिस वुड बी माय 2 सब्जेक्ट जहां पे मैं लास्ट के 3-4 दिन में बहुत सीरियस रिवीजन दे रहा हूं. डू यू नो व्हाई? द आंसर टू दैट व्हाई इज वेरी सिंपल. बिकॉज यूपीएससी जब अपना नोटिफिकेशन निकालता है ना, अपना नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें एक लाइन उसने लिखी है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, उसमें
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट इज IAS, IPS, IRS, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्लस इंडियन, ऑब्वियसली फॉरेन सर्विस ऑल्सो, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, प्लस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कॉमन होगा। दैट मीन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक तरफ और सारे फॉरेस्ट सर्विस का पेपर प्रीलिम्स एक होगा। फिर फॉरेस्ट सर्विस का मेंस अलग हो जाता है, मेंस अलग हो जाता है, इसका मेंस अलग हो जाता है। वो क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रीलिम्स और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एक होगा, तो उसको 33% के लगभग क्वेश्चंस ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से देना मैंडेटरी है। वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज्योग्राफी दे या एनवायरमेंट दे, 33% क्वेश्चंस, दैट मींस 100 में से 33 क्वेश्चंस, वो 31 से लेकर 33, तो वो 100% वो देखता है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से। और जब 33 क्वेश्चन हो गए तो 66 मार्क्स यहीं से हो गए। और आपको स्कोर क्या करना है, अगर पिछले 2 साल के कट ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर 85, दिस ईयर इज अराउंड 90 अराउंड, बाकी 66 मार्क्स तो यहीं से हो गए। क्यों, कोई नोटिफिकेशन पढ़ता ही नहीं है। ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी अ कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो अब वो ये थोड़ी लिखेगा कि इतने क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, दैट इज योर ब्रिलियंस, नो, कि आप उसको कैसे डिकोड करते हो। पिछले 15-20 साल का पेपर निकाल के देख लो, सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आता है। बट हम तो पढ़ेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, क्यों, हमें तो वही पढ़ना है, हमें तो मजा वहीं पे आता है। बट द स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उसको पता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है। हम सबकी एक आदत होती है, हमें जो टीचर पसंद होता है हम उसी के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। अरे टीचर से क्या लेना, वो तो पढ़ा के चले जाएगा। मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूं, हमें जो टीचर पसंद है हम उसी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर टीचर से क्या लेना, वो तो मैं तो चले जाऊंगा कल, ठीक है, अंजलि विल कम एंड गो, श्रुति विल कम एंड गो। बट आप अपने पढ़ाई को कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई ये सब चीजें देखता नहीं है। ऑलवेज रीड द नोटिफिकेशन, ऑलवेज प्लान। एग्जामिनेशन शुड बी अ वॉर रूम स्ट्रेटेजी, एग्जामिनेशन शुड बी अ वॉर रूम स्ट्रेटेजी। आपको पता होना चाहिए कि यार 3 महीने बाद मेरा मेंस है, 3 महीने बाद मेरा मेंस है, ठीक है, तो आखिर के 15 दिन क्या करना है मुझे आज से पता होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रैटेजी राइट है ना, तो आप काम एंड कंपोज रहोगे। कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा, ये कह रहा है अरे ये तो मेरे प्लान में था ही, ये तो मेरे प्लान में था। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ना, यू डोंट प्लान फॉर गुड थिंग्स, यू प्लान फॉर एडवर्सिटीज। आप इस चीज के लिए थोड़ी प्लान करोगे, आज आप कहीं गए, ठीक है, आज आप कहीं गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, every day I go to office, ठीक है, I have lot of things to perform, functions as a director I have functions to perform, as a faculty I have functions to perform। फिर मुझे सुबह उठ के मेरे मेंटरशिप के सारे बच्चों से बात करना पड़ता है, रात को भी बात करना पड़ता है, ठीक है। सो आई हैव ऑल दिस टास्क, सो आई हैव लिस्ट मेट्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी टीम में कोई टीचर बीमार हो गया, कोई भी टीचर बीमार हो गया, अब उसने कहा सर मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। अब समझो कि 500-600 बच्चे ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, टीचर आपका बीमार हो गया, ठीक है। नाउ आपके सारे टीचर्स को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट है। अभी टीचर्स के बीच में भी तो राइवलरी होता है कि मैं क्यों लूंगा उसका क्लास, उसने उस दिन ये नहीं लिया, उसने उस दिन मेरे को डेट पे जाना था तो उसने मना करते, तो मैं आज क्यों नहीं लूंगा। जितिन सर मैं तो नहीं लूंगा, ठीक है। नाउ हु इज एट द ट्रबल, आई एम एट द ट्रबल, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई यार ले ले यार, ठीक है, ले ले। तो अब उसको, अब सामने वाला कन्विंस हो ही जाता है कि अब यार ये बोल रहा है तो ये ले ले, ठीक है। अब क्यों, कल को छुट्टी के लिए भी तो मेरे पास ही आएगा, सर मुझे जल्दी जाना है, ठीक है। तो अब वो मेरे को याद दिलाएगा, सर उस दिन उसने मेरी हेल्प नहीं करी थी, तो फिर मैं उसको हल्के से याद दिलाऊंगा, भाई मैंने तो तेरी हेल्प करी थी ना। सो यू प्लान फॉर स्ट्रैटेजीज, ठीक है, यू प्लान फॉर स्ट्रैटेजीज, यू प्लान फॉर एडवर्सिटीज, यू डोंट प्लान फॉर गुड थिंग्स। आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो ये थोड़ी सोच के लेते हो कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो इसलिए लेते हो ना कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ गलत हो गया तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। तो इन एग्जाम वाई यू प्लान फॉर गुड थिंग्स, कि पेपर ऐसा आएगा तो मैं ऐसा करूंगा। ये क्यों नहीं सोचते अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मैं कैसा करूंगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप बैकअप लेकर चलो कि वो चली गई तो मैं दूसरा बना लूंगा तुरंत ही, वो नहीं कह रहा हूं मैं, वो अलग चीज है। ठीक है, कहीं वो आज इंप्लीमेंट कर दो कि वो गई तो मैं दूसरा तो रेडी रखूं, मतलब पॉजिटिव सेंस में रहना। ठीक है, चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं अभी ऑस्ट्रो और हंगरी में आता हूँ। स्ट्रैटेजी राइट होगा ना भगवान, मैं आपको बताऊं, मैं आपको व्हाइट पेपर पे लिख कर दे सकता हूँ, व्हाइट पेपर पे। अगर मेरे से किसी बच्चे ने पढ़ा है, मतलब प्रॉपरली 1.5 years का जो यूपीएससी कोचिंग है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने आज तक पढ़ा है और जिसने कोर्स कंप्लीट किया है, जिसने कोई भी अपने स्टेट का पर एग्जाम नहीं निकल पा पाया, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आईएएस बन गए, कुछ आईपीएस बने हैं, कुछ आईआरएस बने हैं, कुछ अपने स्टेट में टीचर बने हैं, कुछ ने यूपीपीसीएस निकाला है, कुछ ने मतलब वेस्ट बंगाल का पीसीएस जो होता है वो निकाला है, कुछ निकाला है। क्यों पता है? अब लोग कहते हैं, बहुत लोग मुझे उसके लिए बोलते हैं ही इज वेरी लकी, ही इज वेरी लकी। आई एम नॉट वेरी लकी पर्सन। ठीक है, मैं बिल्कुल भी लकी नहीं उस मामले में। ठीक है, कहते हैं वो इसलिए बिकॉज आई बिलीव इन स्ट्रेटेजाइजिंग द थिंग। मैं एक एक के साथ बैठ के बोलता भाई तेरा ये काम है, आई वॉन्ट दिस टू बी डन, आई वॉन्ट दिस, आई पुश देम फॉर द स्ट्रेटेजी। एमएस धोनी क्रिकेट में इतना सक्सेसफुल कैप्टन क्यों था? बिकॉज ही स्ट्रेटेजाइज्ड एवरीथिंग। अगर कुछ गड़बड़ भी हो रहा है उसको पता है दिस इज इनटू माय गेम ओनली, मुझे तो पता है कि अगर इसका रिजल्ट क्या होगा। So if you go with a game plan into the examination, hell out, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। बट इफ यू डोंट हैव अ गेम प्लान, तुम भगवान भरोसे जा रहे हो तो भगवान भी देखेगा यार भगवान कितना हेल्प करेगा तुम्हारा। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, गो विद अ हेल ऑफ अ गेम प्लान, एक प्रॉपर प्लान के साथ जाओ। ठीक है, एंड थिंग्स विल फॉल इनटू योर पाथ। ठीक है, तब भगवान भी हेल्प करेगा। सुनो, ऑस्ट्रो और हंगरी के जो प्रिंस थे, ठीक है, फ्रैंक फर्डिनेंड, आर्च ड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड, वो अपनी वाइफ के साथ कहां जाते हैं? बॉस्नियन कैपिटल सर्जियाबो में जाते हैं। ठीक है, बॉस्निया के कैपिटल सर्जियाबो में जाते हैं। एक सर्बिया के नेशनलिस्ट थे, वो उसने क्या बोलते हैं, सर्बिया के नेशनलिस्ट थे, उसने उसको मार दिया, गैब्रियल प्रिंसेप, उसने मार दिया उन दोनों को। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को बहुत ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स भेजा कि सरेंडर हो जाओ। सर्बिया ने अपना इमीडिएट हेल्प लिया रशिया से, क्योंकि दोनों देश में स्लैविक पॉपुलेशन था, तो रशिया ने सर्बिया को हेल्प किया। ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी ने मिलकर, ये दोनों ने एक साथ होकर सर्बिया को एक अटैक लॉन्च कर दिया। यहां दोनों ने मिलकर अटैक लॉन्च कर दिया। ठीक है, जर्मनी के हेल्प से, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया के होते हुए सर्बिया पे अकेले तो अटैक नहीं करेगा, इसलिए मैंने अनिशा को करेक्ट किया था, इट वॉज विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। रशिया ने जर्मनी को अटैक करा। ठीक है, फ्रांस ने भी इस साइड से जर्मनी को अटैक कर दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ जर्मनी लड़ रहा था, एक वेस्टर्न एंड पे जर्मनी लड़ रहा था, दूसरा ईस्टर्न एंड पे जर्मनी लड़ रहा था। जर्मनी ने कहा इसको तो मैं बाद में निपटूंगा, इससे पहले निपट लेता हूं। वो बेल्जियम के थ्रू इधर आने की कोशिश करता है, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम जाकर उसको ब्लॉक करता है, क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ लंदन में इन्वॉल्व थे। दोनों फ्रंट पे रशिया लड़ रहा होता है, यहां पे उसको थोड़ा इनिशियल सक्सेस मिलता है, बट यहां पर क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रशिया और जर्मनी के टजल होते हैं, 3 साल टजल होते हैं, इमेंस कैशुअलिटीज एंड क्या बोलते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, मेंटल प्रेशर ऑन द सोल्जर। समझ में आ गया? क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है, बाकी आप एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस बैटल में बैटल ऑफ सोम होता है, मतलब जब रशिया और जर्मन लड़ते हैं तो एक बैटल होता है, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सोम। ठीक है, ये जरूर अपने पेपर में मेंशन करना। ये बैटल होता है 1916 में, बैटल ऑफ सोम। इसमें 80,000 सोल्जर्स, 80,000 सोल्जर्स, 80,000 सोल्जर्स एक सिंगल डे में मारे जाते हैं। ठीक है, राइट डाउन। In a battle called as Battle of Somme. In a battle called as Battle of Somme, 80,000 soldiers. In a battle called as Battle of Somme, 80,000 soldiers died in a single day. ठीक है, अब जर्मनी की ना बहुत सारी कॉलोनीज थी अफ्रीका में। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर उसको भी अटैक करते हैं, राइट डाउन।
there were large number of German colonies. There were large number of German colonies in Africa. There were large number of German colonies in Africa, which was attacked by France and England. अब बहुत सारी जर्मन कॉलोनीज थी जापान के पास, पैसिफिक ओशन के पास, उसको जापान अटैक कर देता है. There were large number of German colonies. There were large number of German colonies in Pacific Ocean. There were a large number of German colonies in Pacific Ocean, which was attacked by Japan. अब रशिया का भी ना दो पोर्ट था, एक था सिवास्टोल एंड ओडिशा. ठीक है, ये दो पोर्ट्स थे रशिया के. इसको ये रशिया का जो पोर्ट था ये ब्लैक सी के पास था. इसको ऑटोमन एम्पायर अटैक करता है. राइट डाउन. देयर वर टू रशियन पोर्ट्स, सेवेस्तोपोल एंड ओडिशा. In Black Sea, there were two Russian ports, Sevastopol and Odessa. These were attacked by Ottoman Empire. ठीक है, अब हम टीम बांटने की कोशिश करते हैं कि ये टीम कैसे बटा. ठीक है, हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. हमें आ रहे इंसिडेंट के हिसाब से हम यहाँ पर इंसिडेंट्स कोट करेंगे. एक तरफ हम इंसिडेंट्स कोट करेंगे, ठीक है, क्या क्या हुआ, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर टीम बनाएंगे. ठीक है, टीम ए और टीम बी, मतलब हम उसको अभी तो यही नाम रखें. तो सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ था? ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस, क्या नाम था उसका? आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी. ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी वाइफ सोफी कहां जाते हैं? बॉस्निया जाते हैं, और वहां पे सर्बिया के एक बंदे ने उसको मारा. ठीक है, उन दोनों को मारा सर्बिया के एक बंदे ने. सो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स भेजा कि सरेंडर हो जाओ. सो आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी विद हिज वाइफ विजिट्स बॉस्नियन कैपिटल सरजियागो. तो वहां पे सर्बिया के एक बंदे ने, गैब्रियल प्रिंसेप, उसने उसको मार दिया. तो पहला टीम में हमें ऑस्ट्रो हंगरी मिल गया. एग्री करते हो तो हाँ बोलना, नहीं तो मना कर देना. ऑस्ट्रो हंगरी, कोई अनम्यूट कर लो. ठीक है, कोई भी अनम्यूट कर लो, सो whom I can communicate. हाँ, अहिंसा. दूसरे टीम में यहाँ पे बी में कौन होगा? सर्बिया, है ना? एग्री करते हो ना? ठीक है, सर्बिया. ठीक है, अब ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया. ठीक है, अब ये हो गया कहानी. अब ऑस्ट्रो हंगरी जैसी सर्बिया को ऑस्ट्रो हंगरी ने धमकी दिया, सर्बिया ने किसकी हेल्प ली? रशिया. सर्बिया ने रशिया की हेल्प ली. ठीक है, और इसी टाइम पे ऑस्ट्रो और हंगरी ने किसकी हेल्प ली? ऑस्ट्रो हंगरी ने जर्मनी की हेल्प ली. ठीक है, ऑस्ट्रो और हंगरी और जर्मनी ने मिलकर किसको अटैक किया? ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी ने मिलकर किसको अटैक किया? ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी ने मिलकर किसको अटैक किया? बोलो. सर्बिया को अटैक किया. ओके, इन दोनों ने मिलकर सर्बिया को अटैक किया. ठीक है, अब जब सर्बिया को अटैक किया ऑस्ट्रो और हंगरी जर्मनी ने मिलकर, रशिया ने किसको अटैक किया? रशिया ने जर्मनी. तो जर्मनी को दूसरे साइड से किसने अटैक किया? फ्रांस.
फ्रांस। तो फ्रांस किसकी टीम में आएगा? टीम ए में जाएगा, बी में जाएगा? टीम बी बी में जाएगा ना, बी में जाएगा फ्रांस। ठीक है, अब जर्मनी दो फ्रेंड्स में लड़ रहा है, एक तरफ रशिया, एक तरफ फ्रांस। ठीक है, जर्मनी कौन से फ्रेंड पे लड़ रहा है? जर्मनी की तरफ से लड़ रहा है, एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ फ्रांस। फ्रांस में एंटर करने के लिए उसने किसका रास्ता चुना? बेल्जियम। बेल्जियम। वहां पर उसको किसने ब्लॉक किया? ब्रिटेन। ब्रिटेन। तो ब्रिटेन किस तरफ जाएगा? बी में। बी में। ठीक है, बी में। ठीक है, अब ब्रिटेन हो गया। ओके, जर्मन के जो अफ्रीका में वो थे, क्या बोलते हैं, कॉलोनीज थे, उसको किसने कैप्चर करा? जापान ने। अफ्रीकन कॉलोनीज को फ्रांस और यूके ने कैप्चर करा था। ठीक है, और जर्मनी के जो पैसिफिक ओशन में जो कॉलोनीज थे उसको किसने कैप्चर करा? जापान ने। जापान। तो जापान किस साइड जाएगा? बी। ठीक है, और रशिया के दो पोर्ट्स थे, सेवेस्टोपोल और ओडिसिया, उसको किसने कैप्चर करा? ब्लैक सी में वो पोर्ट था, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर। ठीक है, अब हम अपने इस वाले पेज पे जाते हैं। ठीक है, इस वाले पेज पे जाते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे कितने कंट्रीज हमारे इस एलाइड पावर और टीम से हमने बात कर ली है। ठीक है, हम इधर टिक करेंगे। ठीक है, टीम ए और टीम बी हमने बनाया अपनी कहानी के हिसाब से। तो टीम ए में हमारा ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, तो इधर आपका ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो आपका टीम ए कंप्लीट हो गया, जिसको हमने सेंट्रल पावर्स नाम दिया। राइट, यही है ना? ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, अब टीम बी में हमने रशिया की बात, हम देखो यहां से देख के टिक करो, रशिया है, चलो यहां टिक करते हैं, रशिया है। ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ब्रिटेन है, ठीक है, बिल्कुल ब्रिटेन भी है भाई। ठीक है, जापान है, बिल्कुल जापान भी है भाई। ठीक है, हमें पता चल गया सर्बिया भी है, क्योंकि कहानी तो उसी के वजह से शुरू हुई थी, सर्बिया ने ही रशिया को बुलाया था। ठीक है, बट अभी भी हमें ये नहीं पता चला ये यूएसए यहां क्यों है। ठीक है, इसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल 15 मिनट में मैं यूएसए को करा दूंगा और 15 नहीं 10 मिनट के अंदर आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए। विल मूव टू सेकंड टॉपिक, बट इससे पहले आज रात को कल क्लास में आने से पहले इसको एक बार रिवाइज करना। ठीक है, ओके? यस सर। ठीक है, और थोड़ा एनर्जेटिक रहो, पेपर पास करना है हर हालत में। ठीक है, जस्ट रिवाइज इट। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड